आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे अमेरिका की दनादन बढ़ती ब्याज दरों की। जानेंगे कि आखिर अमेरिका में ऐसा क्या हो गया जिसके चलते वहां के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व को लगातार ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा समझेंगे कि फेड की रेट हाइक का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने फिर से फेडरल फंड्स रेट यानी कि एफएफआर में 0.75% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 1994 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका में ब्याज दरों में इतना बड़ा इजाफा देखने को मिला है। सबसे पहले जानते हैं कि फेडरल रिजर्व और फेडरल फंड्स रेट होते क्या हैं। जिस तरह भारत में आरबीआई का ओहदा है वैसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, यानी वहाँ का केंद्रीय बैंक। जैसे भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है, वही काम फेड भी करता है। एफएफआर वो ब्याज दर है जिस पर अमेरिका में बैंक एक दूसरे से रातों रात उधार लेते हैं। भारत के आरबीआई की तरफ से यूएस फेड सीधे ब्याज दरें तय नहीं करता है, लेकिन ये पैसे की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए एफएफआर तय करता है। आप समझते हैं कि बार बार ये फेड को एफएफआर बढ़ाने की नौबत क्यों आ रही है। दरअसल अमेरिका में महंगाई ने आम लोगों का जीना दूभर कर रखा है। अमेरिका में महंगाई 40 साल में सबसे ज़्यादा है। जून के महीने में खुदरा महंगाई दर 9% के पार पहुंच गई है। ऐसे में महंगाई पर काबू पाने के लिए फेड रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। इससे पहले 15 जून को भी फेड ने ब्याज दरें 0.75% बढ़ा दी थी। ब्याज दर बढ़ने से लोन महंगे हो जाते हैं। इस वजह से आमतौर पर लोग कम खर्च करने लगते हैं। ऐसे में मांग घटती है और चीज़ों की कीमतें गिरनी शुरू हो जाती हैं। ये पहला मौका नहीं है जब फेड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला अख्तियार किया है। इस साल मार्च से लेकर अब तक फेड की तरफ से 4 बार ब्याज दरों में इजाफा किया गया है। महंगाई को काबू में करने के लिए फेड बाजार से पैसे के फ्लो को कम करने के लिए सख्ती कर रहा है। इसे मौद्रिक सख्ती कहा जाता है। लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो कम चीज़ें खरीदेंगे और सेवाओं वगैरह की मांग में भी कमी आएगी। इससे मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है। इस बारे में हमने ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट कंपनी के रिसर्च डायरेक्टर अविनाश गोरक्षकर से बात की। आइए सुनते हैं। देखिए, पहली बात तो इंटरेस्ट रेट हाइक इसलिए किया है क्योंकि यूएस में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन पहुंचा है। इन्फ्लेशन का स्तर 9.1% हो चुका है, जो हिस्टोरिकली बहुत ऊपरी लेवल है। ये जब तक नीचे नहीं आता है तब तक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। और जैसे सभी को पता था कि पिछले बार 50 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन था, 75 बेसिस पॉइंट आ गया। तो इस बार भी 75 बेसिस पॉइंट इसलिए किया है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि जितना जल्दी हो सके उतना इन्फ्लेशन को वो कम करे। अनुमान है, जो भी पॉवेल साहब की कमेंट्री में कहा गया है, कि और भी 1 या 2 और ऐसे इंटरेस्ट रेट हाइक आएंगे। अभी कितने आएंगे, 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट, ये कहना मुश्किल है, लेकिन होपफुली दिसंबर तक ये इंटरेस्ट रेट का जो हाइक का सिलसिला है वो चलता रहेगा। तो पहली बात तो इन्फ्लेशन जब गिरेगा या गिरने की थोड़ी बहुत सिग्नल देगा, तब आपको ये इंटरेस्ट रेट्स का जो इंक्रीज है उसमें थोड़ा सा धीमापन देखने को मिलेगा, और तभी शायद मार्केट्स को भी ये बात पसंद है। देखिए, पहली बात तो पिछले 4-5 सालों में क्या हो रहा था कि जो यूएस गवर्नमेंट थी वो करेंसी छापती थी और पैसा लोगों में बांटती थी, क्योंकि उनको डिमांड इकोनॉमी में जनरेट करनी थी। अभी जैसे जैसे इकोनॉमी में ताकत आ गई, रिकवरी आ गई, तभी यूएस के फेडरल रिजर्व ने क्या कहा है कि जितना भी पैसा उन्होंने करेंसी के पॉइंट ऑफ से लिक्विडिटी मेजर से दिया था, उसको वो रोकने वाले थे। उसको अभी हम क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बोलते हैं। पहले जमाने में जब नोट प्रिंट होते थे, जब को सबको लिबरली करेंसी अवेलेबल होती थी, उसको क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते थे। उसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ने देखा है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण अभी इंटरेस्ट रेट भी वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोनों तरफा मुझे लग रहा है कि यूएस की इकोनॉमी के लिए तकलीफ है। इनफैक्ट आज शाम को यानी देर रात को इंडिया में हमको पता चलेगा कि यूएस की इकोनॉमी में दूसरे तिमाही में कितना जीडीपी ग्रोथ हो गया है। पहले क्वार्टर में तो नेगेटिव ग्रोथ था, अभी दूसरी तिमाही में भी अगर नेगेटिव ग्रोथ होता है तो उसका मतलब टेक्निकली इकोनॉमी रिसेशन में है। और यहाँ पे फिर आने वाले दिनों में और थोड़ी कठिनाइयां होंगी, क्योंकि डिमांड नॉर्मली रिसेशन में दब जाता है और उसका असर इकोनॉमी पे नेगेटिव होता है। तो ये कहना कि अभी ये इंटरेस्ट रेट 2.25% हो चुका है, और भी उम्मीद है कि 3.4 या 3.5% तक आने वाले समय में जाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से भारत का क्या लेना देना है, तो हम आपको बताते हैं।
कारोबार की दुनिया में एक कहावत है कि अमेरिका को छींक भी आती है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। मतलब ये कि अमेरिका फाइनेंशियल मार्केट में हुआ कोई बदलाव भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में असर डालता है। इसका असर हमारे रुपए, होम और कार लोन की ईएमआई, सोने की कीमतों आदि पर भी देखने को मिलता है। अब आपको और आसान भाषा में समझाते हैं कि अमेरिका में ब्याज दरें कम रहती हैं तो विदेशी निवेशक हमारे यहाँ खूब पैसा लगाते हैं क्योंकि वहाँ उनको कम रिटर्न मिलता है। लेकिन जैसे ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो विदेशी निवेशक अपना पैसा भारत से निकालकर अमेरिकी बाजारों में लगाना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमारा शेयर मार्केट भरभरा कर गिरने लगता है। होता यह है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के साथ साथ ही अमेरिका और भारत सरकार के बॉन्ड के बीच के यील्ड रिटर्न का अंतर कम होता जाता है। इस अंतर के चलते वैश्विक निवेशक भारतीय बाजारों से पैसा निकालने लगते हैं, जिससे रुपया और कमजोर होगा। आप पिछले कुछ महीनों के आंकड़े देखें तो पाएंगे कि जब से अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी हैं, विदेशी निवेशकों ने जमकर बिकवाली शुरू कर रखी है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से जून के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआई भारतीय शेयर बाजारों से 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम निकाल चुके हैं। मतलब साफ है कि अगर घरेलू निवेशकों ने साथ ना दिया होता तो हमारा शेयर मार्केट में अब तक गिरावट की सुनामी देखने को मिल गई होती। जाहिर है रुपया कमज़ोर होगा तो क्रूड इंपोर्ट बिल से लेकर विदेश में बच्चों को पढ़ाने के लिए भारतीयों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। महंगे क्रूड के अलावा सोना और मोबाइल समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी आयात करने के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और इसका असर भी लोगों की जेब पर दिखेगा, क्योंकि किचन आइटम से लेकर पेट्रोल डीजल और महंगा और रोज़मर्रा की ज़रूरतें और महंगी होंगी। आइए इस बारे में एक्सपर्ट की राय भी सुन लेते हैं। देखिए, भारत के इकोनॉमी पे डायरेक्टली ऐसा कोई बड़ा प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन एक बात क्लियर है, अगर यूएस में रिसेशन आती है तो जो आईटी कंपनियां हैं, जो कंपनीज यूएस को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। क्योंकि देखिए, आईटी के लिए तो यूएस मदर मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट यूएस कंपनीज के लिए। एक्सपोर्ट में दूसरे जो कंपोनेंट्स है, जैसे फार्मा है, ऑटो कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे भी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे अगर स्लो डाउन होता है तो ऐसी कंपनी इसके लिए दिक्कत ज्यादा होगी, क्योंकि डिमांड इंक्रीमेंटली कम होगी। बट अगर हम पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं। हम अभी भी 7-8% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया ग्लोबली सबसे बेहतरीन कंट्री है। अगर हम यूएस या यूरोप की बात करें तो जीडीपी के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस साल भी अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। पर हाँ, गिने चुने सेक्टर्स में डेफिनेटली थोड़ा दबाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आईटी सेक्टर में आपने देखा है कि बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक्स निचले लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि अनुमान है कि रिसेशन में यूएस इकोनॉमी जाती है तो उसका पहला असर आईटी कंपनीज पे आएगा। फार्मा एक्सपोर्ट्स बड़ी मात्रा में होते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बाद केमिकल्स होते हैं। तो हमको लग रहा है कि जहाँ पे भी ऐसी कंपनीज है जो ये 3-4 सेक्टर्स में काम करती है, वहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, रुपया का वैल्यू, करेंसी 80 रुपया हो चुका है। तो जैसे 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 डॉलर अप्रिशिएट होगा और रुपया वीक होगा तो जो कंपनियां बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं अपने रॉ मटेरियल, उनको भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर यूएस की इकोनॉमी में अच्छे रुपया वीक होता है, डॉलर अप्रिशिएट होता है, तो बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे ऑयल एंड गैस है, ऑयल मार्केटिंग है, उसके बाद नेचुरल गैस है, जो बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स के लिए भी थोड़ी बहुत मार्जिन प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। जब जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, हमारा केंद्रीय बैंक भी आमतौर पर फेड से कदमताल करते हुए ही रेपो रेट बढ़ाता है। मई की शुरुआत से लेकर 8 जून के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। इस वजह से हमारे यहाँ बैंकों ने होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन वगैरह महंगे कर दिए हैं। अब जब फिर से वहाँ कर्ज महंगा हुआ है तो आरबीआई की 5 अगस्त को होने वाली मौद्रिक कमेटी की बैठक में फिर से ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बढ़ी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने अगस्त बैठक में आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 0.35% से लेकर आधा फीसदी तक इजाफा होने का अनुमान लगाया है। इस तरह से ईएमआई बढ़ने का एक और बड़ा झटका देश के मिडिल क्लास पर भी देखने को मिल सकता है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से राय जानी, आइए सुनते हैं। ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि देखिए, पहला जो रेट हाइक आ गया था वो थोड़ा सा सडन था और मैं समझता हूँ मार्केट्स उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट अभी जो 5 तारीख की पॉलिसी है, इसमें अनुमान है कि वापस 35 या 40 बेसिस पॉइंट का हाइक आएगा, क्योंकि अभी भी ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लेशन काफी एलिवेटेड है और अभी भी कीमतें इतनी जोर से नीचे गिरी नहीं है। तो डेफिनेटली ये पॉलिसी में वापस रेट हाइक आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री रहेगी कि उनका अनुमान क्या है कि इन्फ्लेशन कितने समय में नीचे आएगा,
बारिश होने के बाद खाने पीने की चीजों में कितनी कमतरता आएगी। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और ऑफ कोर्स ग्लोबली क्रूड का क्या चाल रहेगा, क्योंकि क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लेशन में। तो ये सारी चीजें पे गवर्नर साहब का जो आउटलुक रहेगा और जो कमेंट्री रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाइक शायद 35-40 बेसिस पॉइंट का आएगा, और ये मार्केट भी ऑलरेडी थोड़ा बहुत फैक्टरिंग कर चुका है। इन्फ्लेशन का झटका डेफिनेटली ऑलरेडी आम आदमी तो भुगत ही रहा है। इसेंशियल चीजें महंगी हो चुकी है, और हमको लग रहा है कि ऐसे माहौल में डेफिनेटली जो आम निवेशक है, जो आम कस्टमर है, उसको डेफिनेटली अपने हाउस होल्ड बजट में या अपने ऑफिशियल बजट में डेफिनेटली थोड़ी बहुत और कठिनाई फेस करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है जो भी इम्प्रूवमेंट आने का स्कोप है वो शायद सितंबर के बाद होगा, यानी सेकंड हाफ ऑफ FY23, जब होपफुली इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली भी थोड़ा पीक आउट हो जाएंगे, इन्फ्लेशन भी पीक आउट हो जाएगा। और जैसे इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाएगा, आपको देखेंगे कि इन्फ्लेशन कम होता है तो खाने पीने की चीजें और जो दूसरे मटेरियल्स है, जैसे कि कमोडिटी है, एग्रो इनपुट्स है, ये सस्ते होने से डेफिनेटली इन्फ्लेशन में कम होने के बाद ग्राहकों को थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो शायद 3-4 महीना और है, सितंबर के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी सी कठिनाइयों में थोड़ी सी ईजिंग ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।